Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic theories of personal selling. यानी कि आज के लेक्चर में हम पर्सनल सेलिंग की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो सेलिंग है वो कुछ पर्टिकुलर मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ट कंसीडर की जाती है, जबकि कुछ मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साइंस की तरह इसे ट्रीट किया जाता है। तो ये आर्ट के प्रोस्पेक्ट को भी डिफाइन करती है और साइंस के प्रोस्पेक्ट को भी डिफाइन करती है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सेलिंग के रेफरेंस में कुछ पर्टिकुलर थ्योरीज को प्रोवाइड किया गया है। मेनली ये 4 थ्योरीज हैं जो हम थ्योरीज ऑफ पर्सनल सेलिंग में डिस्कस करेंगे। दीज थ्योरीज आर एडाज थ्योरी ऑफ सेलिंग, second one is the stimulus response theory, third one is the buying formula theory and the fourth one is the behavioral equation theory। तो कुल मिला के ये 4 थ्योरीज हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो हम पहले आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द एडास थ्योरी ऑफ सेलिंग। AIDAS, एडास थ्योरी ऑफ सेलिंग क्या कहती है ये थ्योरी? दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ड्यूरिंग आवर सेल्स प्रेजेंटेशन द प्रोस्पेक्ट कॉन्शियसली goes through 5 different stages: attention, interest, desire, action and satisfaction. In fact, the name of the theory has been derived from the initial letters of these 5 words. तो ये थ्योरी कहती है कि जब किसी सेल्स पर्सन के द्वारा किसी प्रोस्पेक्ट को सेल्स प्रेजेंटेशन फॉलो की जाती है, तो सेल्स प्रेजेंटेशन के टाइम पर जो प्रोस्पेक्ट है वो डिफरेंट 5 स्टेजेस को फोकस करता है। ये 5 स्टेजेस होती हैं: अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन। अगर मैं इन 5 वर्ड्स के पहले लेटर को काउंट करूं, इनिशियल लेटर को काउंट करूं, अटेंशन का ए, इंटरेस्ट का आई, डिज़ायर का डी, एक्शन का ए और सेटिस्फैक्शन का एस, तो क्या बन गया ये नाम? एडास। तो इसी वजह से इस थ्योरी का नाम एडास थ्योरी ऑफ सेलिंग रखा गया है। पॉइंट के ले लोगे यहाँ पर, है ना? ठीक है, क्या कहती है थ्योरी? दिस थ्योरी सेज दैट सेल्स पर्सन शुड डिजाइन हिज प्रेजेंटेशन इन सच अ मैनर दैट विच टेक्स केयर ऑफ all these stages, which takes care of all these stages of the process of selling। यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल्स पर्सन को अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिससे कि वो क्या कर सके, इन सारी स्टेजेस को प्रॉपरली फोकस कर सके इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग। अगर वो ऐसा करता है तो वो एक इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन को फोकस कर सकता है और प्रॉपर वे में वो अपने प्रोस्पेक्ट को फाइनल कंज्यूमर में भी कन्वर्ट कर सकता है। इन 5 कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज अटेंशन। द सेल्स पर्सन शुड अट्रैक्ट द प्रोस्पेक्ट टू हिज प्रेजेंटेशन बिफोर ही एक्चुअली गोज इनटू द डिटेल्स ऑफ द सेम। दिस इज टू एंश्योर दैट द प्रोस्पेक्ट बिकम रिसेप्टिव टू द प्रेजेंटेशन। एक्चुअली एडास थ्योरी के अकॉर्डिंग अटेंशन इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन बाय द सेल्स पर्सन। और इस स्टेप में सेल्स पर्सन को क्या करना है? अपनी प्रेजेंटेशन के रेफरेंस में प्रोस्पेक्ट को प्रॉपरली अट्रैक्ट करना है। प्रेजेंटेशन को पुट करने से पहले या प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग जो भी डिटेल वो बताने वाला है अपने प्रोस्पेक्ट को, उससे पहले उसे प्रोस्पेक्ट को प्रॉपरली अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन के लिए अट्रैक्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बेसिस पर उसे ये एंश्योर करना है कि जो प्रोस्पेक्ट है वो प्रेजेंटेशन के लिए कंप्लीटली रिसेप्टिव हो जाए, यानी कि प्रॉपर फोकस करे उसकी सेल्स प्रेजेंटेशन पर। इसी वजह से उसे सेल्स प्रेजेंटेशन से पहले प्रोस्पेक्ट को प्रॉपरली अट्रैक्ट करना होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पर भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो सेल्स पर्सन है वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि हो सकता है कि जो प्रोस्पेक्ट है वो अपनी रूटीन जॉब्स में बिजी हो या फिर वो अपने डेली असाइनमेंट्स में बिजी हो। ये भी तो हो सकता है। अगर वो अपने रूटीन जॉब्स में या डेली असाइनमेंट्स में बिजी होगा तो क्या होगा, वो सेल्स पर्सन की प्रेजेंटेशन को प्रॉपरली फोकस नहीं करेगा।
उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा, क्योंकि जब तक एक प्रॉपर अटेंशन नहीं होगा प्रोस्पेक्ट का सेल्स प्रेजेंटेशन की तरफ, तब तक उसे मोटिवेट नहीं किया जा सकता प्रोडक्ट को परचेज करने के रेफरेंस में। तो इसी वजह से जो सेल्स पर्सन है वो अपनी मीटिंग को शुरू करने से पहले प्रोस्पेक्ट के माइंड को कहाँ सेट करना चाहता है, वो सेट करना चाहता है टू इट्स सेल्स प्रेजेंटेशन, कि अगर कहीं उसका दिमाग किसी और पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो अटेंशन की प्रोसेस के थ्रू वो उसके माइंड को अपने पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंटेशन की तरफ फोकस करना चाहता है। जब तक सेल्स पर्सन प्रोस्पेक्ट के माइंड को प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं कर लेता, तब तक उसके जो टोटल एफर्ट्स हैं उनको नोटिस नहीं किया जाएगा या फिर उन्हें प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। इस तरह से उसके सारे एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो जब वो प्रोस्पेक्ट के अटेंशन को ड्रॉ कर लेता है तो इस तरीके से वो सेल्स मीटिंग से मैक्सिमम गेन को भी फॉलो कर सकता है। तो मैक्सिमम गेन लेना है सेल्स मीटिंग से, तो उसके लिए सबसे पहले प्रोस्पेक्ट के अटेंशन को ड्रॉ करना, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट, यानी कि एक बार जब सेल्स पर्सन प्रॉपर अटेंशन सेल्स प्रेजेंटेशन की तरफ फॉलो कर लेता है प्रोस्पेक्ट का, उसके बाद वो मूव करता है सेकंड स्टेप पर, एंड दिस इज द इंटरेस्ट। प्रोस्पेक्ट का अटेंशन उसे मिल चुका है, अब उसे क्या करना है, अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन के बेसिस पर या सेल्स प्रेजेंटेशन को फोकस करते हुए प्रोस्पेक्ट के इंटरेस्ट को मेंटेन करना है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो सेल्स पर्सन है, ही शुड एंश्योर दैट द प्रोस्पेक्ट रिमेन्स ग्लूड to his presentation throughout its length and that he does not wander away from the same। ये जब तक उसकी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रहती है तब तक प्रोस्पेक्ट का इंटरेस्ट उसकी सेल्स प्रेजेंटेशन में बने रहना चाहिए, वो कहीं भी इधर उधर अपने माइंड को डाइवर्ट ना करे, इसका उसे खास तौर से ख्याल रखना है। और इसके लिए उसे क्या करना होता है, उसे देखना होता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी लाइकिंग्स क्या हैं, उसकी डिसलाइकिंग्स क्या हैं, ऐसा क्या है जो वो सुनना चाहता है, ऐसा क्या है प्रेजेंटेशन में, ऐसा क्या होना चाहिए जिसके बेसिस पर उसके इंटरेस्ट को मेंटेन किया जा सके। तो इस तरीके से उसको अपनी प्रेजेंटेशन को प्रॉपर अट्रैक्टिव बनाना चाहिए जिससे कि उसका इंटरेस्ट लास्ट तक मेंटेन रहे। ठीक है, इंटरेस्ट अगर मेंटेन रहता है उसके बाद अगले स्टेप को फोकस किया जाता है, एंड दिस इज द डिजायर, यानी कि आपने अटेंशन भी उसका गेन कर लिया, उसका इंटरेस्ट भी आपने क्रिएट कर दिया। अब वो इंटरेस्ट उसका बना रहा आपकी प्रेजेंटेशन में, वो आपकी बातों को लगातार सुनता रहा लास्ट तक। अब आपको क्या करना है, अगले स्टेप की तरफ मूव करना है, एंड दिस इज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर इन द प्रोस्पेक्ट्स माइंड टू परचेज हिज प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पर सेल्स पर्सन को अपने एफर्ट्स इस तरह से फॉलो करने हैं जिससे कि प्रोडक्ट को परचेज करने के रेफरेंस में प्रोस्पेक्ट के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर को क्रिएट किया जा सके। और इसके लिए उसे कुछ नहीं करना है, केवल और केवल अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को प्रोजेक्ट करना है। कुल मिला के उसे अब जो सेल्स पर्सन है उसे अपने प्रोस्पेक्ट के सामने प्रोडक्ट के मेन बेनिफिट्स को प्रोजेक्ट करते रहना है और उसको अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए जिससे कि प्रोस्पेक्ट कंप्लीटली मोटिवेटेड हो जाए प्रोडक्ट को परचेज करने के रेफरेंस में। तो प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट परचेज करवाने के रेफरेंस में उसे प्रॉपरली मोटिवेट किया जाता है एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, और इसके थ्रू प्रोस्पेक्ट के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, डिजायर क्रिएट हो गई। डिजायर क्रिएट होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज एक्शन। नाउ द सेल्स पर्सन शुड इंड्यूस द प्रोस्पेक्ट्स इनटू एक्चुअली बाइंग द प्रोडक्ट, एज द प्रोस्पेक्ट में स्टिल हैव some doubt or some inertia which will stop him from taking the final decision। यानी कि अब टाइम आ गया एक्शन लेने का। अब क्या करना है, सेल्स पर्सन को प्रोडक्ट परचेज करने के रेफरेंस में एक्चुअल वे में इंड्यूस करना ही है। यानी कि अब ये वो स्टेज है जहां पर कंप्लीटली
आप उस एक्शन को फॉलो करते हो जिसके बेसिस पर जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि डिज़ायर क्रिएट करने के बाद भी हो सकता है कि जो प्रोस्पेक्ट है उसके माइंड में कुछ डाउट्स हो या कुछ इनर्सिया ऐसा क्रिएट हो रहा हो उसके माइंड में जो उसको फाइनल डिसीजन परचेजिंग के रिलेशन में फाइनल डिसीजन लेने से रोक रहा हो। तो आपको ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से डाउट्स हैं या वो कौन सा इनर्सिया है जिसकी वजह से जो प्रोस्पेक्ट है वो कंज्यूमर वो प्रोडक्ट परचेज करने के रेफरेंस में फाइनल डिसीजन को फॉलो नहीं कर पा रहा है। Hence, it becomes an important task for the salesperson to help his prospect in taking the final decision. यानी कि एक्शन स्टेज में अब ये एक इंपॉर्टेंट टास्क होती है सेल्स पर्सन के लिए कि वो अपने प्रोस्पेक्ट की हेल्प करे कि वो फाइनली प्रोडक्ट को परचेज करने के रेफरेंस में अपने फाइनल डिसीजन को फॉलो करे। और इसके लिए उसको यहाँ पर एक पर्टिकुलर टास्क प्ले करनी पड़ती है। और वो टास्क क्या होती है कि जितने भी माइंड में उसकी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी डाउट है या जो भी इनर्सिया क्रिएट हो रहा है उसके रिगार्डिंग डिफरेंट सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना और उसको इस तरीके से सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना जिससे कि प्रोडक्ट को परचेज करने के फाइनल डिसीजन को वो फॉलो कर सके। ठीक है, तो इस तरह से उसका एक्शन का स्टेप कंप्लीट हो जाता है और यहाँ जो प्रोस्पेक्ट है वो एक ऑर्डर को प्लेस कर देता है टू द सेल्स पर्सन। Next step is satisfaction. Once the prospect has placed an order, the salesperson ensures that the prospect carries the impression of having taken the right decision. He should always thank the prospect and even go to the extent of saying, I appreciate your choice, sir, and you have taken the excellent decision. यानी कि एक बार जब प्रोस्पेक्ट ऑर्डर को प्लेस कर देता है, अब यहाँ पर सेल्स पर्सन को ये एंश्योर करना है कि जो प्रोस्पेक्ट ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट डिसीजन है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी रॉन्ग डिसीजन को फॉलो नहीं किया गया है। ये उसको प्रॉपरली इंप्रेशन फॉलो करना है टू द प्रोस्पेक्ट और इसके लिए उसे हमेशा उसे थैंक करना है, हमेशा थैंक कहना है उसे और उसके साथ साथ उसे मोटिवेट करना है। और मोटिवेट करने के लिए वो कुछ वर्डिंग्स यूज कर सकता है जैसे कि मैं आपकी चॉइस को अप्रिशिएट करता हूँ सर और आपने एक एक्सलेंट डिसीजन लिया है और इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आप अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को कई गुना इंक्रीज कर लेंगे उस प्रोडक्ट के यूज़ के रेफरेंस में। तो इस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट से डिस्कशन कर सकते हो और उसके डिसीजन को राइट डिसीजन के इम्प्रेशन में चेंज भी कर सकते हो। क्लियर? इसके साथ साथ जो सेल्स पर्सन है ही शुड ऑल्सो एंश्योर दैट द डिलीवरी ऑफ द order takes place within the time frame and all other promises are kept regarding installation, free servicing, etc. यानी कि एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया तो यहाँ सेल्स पर्सन का काम खत्म नहीं हो जाता है बल्कि उसे ये एंश्योर करना होता है कि जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसने डिलीवरी का प्रॉमिस किया है उतने टाइम फ्रेम में वो डिलीवरी एंश्योर हो जाए और उसके साथ साथ जो अदर प्रॉमिसेस हैं उनको भी प्रॉपरली फॉलो किया जाए जैसे कि इंस्टॉलेशन है, फ्री सर्विसिंग है, इसके रिगार्डिंग भी प्रॉपर सर्विसेज को प्रोवाइड करना ये भी सेल्स पर्सन का काम है। ठीक है, इसके साथ साथ सेल्स पर्सन को लगातार प्रोस्पेक्ट के साथ में टच में रहना जरूरी है जिससे कि उसके साथ में एक प्रॉपर रिलेशंस को मेंटेन किया जा सके और उसे एक लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट किया जा सके। जब वो टच में रहेगा तो लगातार वो अपने कस्टमर से इंक्वायरी करता रहेगा कि भाई आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया है आप उसकी एफिशिएंट परफॉर्मेंस से कितने सेटिस्फाइड हो या फिर कोई या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है आपको प्रोडक्ट को यूज़ करने के रेफरेंस में। तो इस तरह से जब वो इंक्वायरी करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर अपने आप को हाईली सेटिस्फाइड फील करेगा और वो लगातार कंपनी के साथ में कनेक्टेड रहेगा और कंपनी का लॉयल कस्टमर बन जाएगा। खुद तो परचेज करेगा और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के बेसिस पर कंपनी के साथ में और भी अदर कस्टमर्स को ऐड करेगा। क्लियर? So this is about the ADAS theory of personal selling. Thank you.